चलिए बच्चों, आज आज सीखते हैं झारखंड के साहिबगंज जिले की इतिहास क्या है ना। हरियाली एक मिनट हरियाली अंचल में स्थित साहिबगंज आदिवासी की बहुल जिला है, जो कि संथाल परगना प्रमंडलीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। साहिबगंज जिला संथाल परगना प्रमंडल के पूर्वोक्त भाग में स्थित है। पुराने संथाल परगना प्रमंडल जिले के राजमहल तथा पाकुड़ अनुमंडल को मिलाकर 17 मई 1983 को साहिबगंज जिला के अस्तित्व में आया था। 1994 में पाकुड़ अनुमंडल को अलग जिले के रूप में मान्यता मिलने से साहिबगंज जिले में केवल राजमहल तथा साहिबगंज अनुमंडल का इलाका ही रह गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक। अब साहिबगंज जिला का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं रोचक रहा है। जिले का इतिहास मुख्य राजमहल शहर के ऊपर केंद्रित है। साहिबगंज जिले की ऐतिहासिक घटनाएं मूलतः संथाल परगना जिला मुख्यतः गोड्डा, दुमका, देवघर और एवं पाकुड़ से ही संबंधित में है। 1854-55 में सिद्धू कानू बंधुओं ने नेतृत्व में हुए महान क्रांति के बाद भागलपुर, जो वर्तमान में बिहार में है, और बीरभूम जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है ना। बीरभूम जो पश्चिम बंगाल, ठीक। जिले के भूभागों को मिलाकर संथाल परगना का पृथक जिला गठन किया गया था। संथाल परगना का संपूर्ण जिला वर्तमान के हजारीबाग, जो झारखंड के एक जिला का ही नाम है, हजारीबाग, मुंगेर तथा भागलपुर इलाके को मुंगेर बिहार में पड़ जाते हैं। भागलपुर इलाके को मिलाकर अंग्रेजों द्वारा जंगल तराई के रूप में जाना जाता था तथा सन 1963 में शाह आलम से इलाहाबाद संधि के पश्चात दीवानी के रूप में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त किया गया था। किसके रूप में किसमें था? संधि के रूप में, संधि के पश्चात दीवानी के रूप में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त किया गया था। किसमें प्राप्त किया गया था? याद रखिएगा, दीवानी के रूप में प्राप्त किया गया, अंग्रेजों द्वारा प्राप्त किया गया था, है ना। ठीक। स्वतंत्रता के पश्चात आदिवासियों को उन्नति के लिए संविधान की 5वीं सदी में इस इलाके को रखा गया है। उसके बावजूद आदिवासियों का शोषण चलता रहा और पृथक झारखंड के गठन की मांग होती रही। काफ़ी संघर्ष के पश्चात अंततः 15 नवंबर 2000 में छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया। वर्तमान में साहिबगंज जिले की प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार जिले में गांवों की कुल संख्या 1819 है। कितने हैं गांव झारखंड में? झारखंड की साहिबगंज जिले में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 1819 है। जिले का बहुत बड़ा भाग पहाड़ी इलाका है। साहिबगंज जिले का कुछ भाग दामिनी ई कोह इलाके में पड़ता है। दामिन ई कोह इलाके में पड़ता है। पहाड़ों के बीच अवस्थित इस भूभाग को दामिन ई कोह के रूप में जाना जाता है। यह एक पार्सियन शब्द है। इस पार्सियन शब्द का अर्थ पहाड़ियों से घिरा होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से साहिबगंज जिला के दो भागों में देखो यहाँ से समझने का प्रयास करना है। साहिबगंज जिला के 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इस पहाड़ी इलाके में दामिन और गैर दामिन इलाके अवस्थित है। अब देखो, साहिबगंज जिला में दामिन और गैर दामिन, अब इसके बारे में समझते हैं, है ना। इलाके में अवस्थित है।
जिले के 5 प्रखंडों में जिले के 5 प्रखंड मंडरो, बोरियो, बरहेट, तालझारी और पटना दामिन इलाके में पड़ता है। समझ गया बात को? फिर से एक बार रिवीजन करना है। साहेबगंज जिला के 2 भागों में बांटा गया है। साहेबगंज जिला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? अब देखो, साहेबगंज जिला के 5 प्रखंड मंडरो, बोरियो, बरहेट, तालझारी और पटना दामिन इलाके में पड़ता है। कौन सा इलाके में पड़ता है? दामिन इलाके में पड़ता है। दामिन इकोह इलाके का भूभाग साहेबगंज, गोड्डा, दुमका जिला में फैला हुआ है, जिसमें इस भूभाग का प्रमुख हिस्सा साहेबगंज और पाकुड़ जिला में पड़ता है। यहाँ तक याद रहेगा। अब इस संपूर्ण पहाड़ों पर काफी घने जंगल हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? इस संपूर्ण पहाड़ों पर काफी घने जंगल हुआ करते थे, जो अभी काफी घट गए हैं। इस इलाके में मुख्यतः पहाड़िया, मल पहाड़िया एवं संथाल जनजाति के लोग रहते थे। क्या कौन रहते थे? संथाल जनजाति के लोग सब, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में बरबट्टी एवं मकई की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी खेती होती है? याद रखना है इसको। मकई एवं बरबट्टी, है ना। भौगोलिक दृष्टि से दूसरा इलाका उतार चढ़ाव का और खाई का इलाका है। इस इलाके में काफी उपजाऊ जमीन है, जिसमें अच्छी फसल होती है। जिले के 4 प्रखंड साहेबगंज, राजमहल, उधवा एवं बरहरवा अवस्थित है। इस इलाके में गंगा गुमानी का नाम पहचानते हो ना? ठीक। गुमानी एवं बासलोई नदी इसी इलाके में प्रवाहित होती है। गुमानी एवं बासलोई नदी इसी इलाके में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की मुख्यतः निवासी विभिन्न जाति के मध्य वर्गीय की लोग एवं पहाड़िया संथाल है और रहते हैं, है ना। गंगा नदी जो इस जिले के उत्तरी सीमा है, उत्तरी पश्चिमी कोना के आकार सकरी गली के पास दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए राजमहल अनुमंडल के राधानगर तक जिले की सीमा के रूप में बहती है। वर्तमान में गंगा नदी धीरे धीरे उत्तर की तरफ धारा बदलती जा रही है। साहेबगंज शहर जो कभी नदी के किनारे हुआ करता था, अभी 1 मील दूर हो गया है। जिले में गंगा नदी की चौड़ाई करीब 4 से 5 किलोमीटर है। नदी में सामान्यतः तौर पर वर्षा में बाढ़ आती है और रेल लाइन के पूर्वी इलाके में पानी से भर जाती है। साहेबगंज के फेरी बोट मतलब नाव वाला को देखे हो? हाँ, फेरी बोट के द्वारा गंगा नदी के पार की जाती है। इस तरह कटिहार जिले के मनिहारी के साथ साहेबगंज से जुड़ा हुआ है। उसी तरह राजमहल और मालदा जिला के मानीचक घाट के बीच भी फेरी बोट चलता है। गुमानी नदी राजमहल पहाड़ों के दक्षिण हिस्से से मिलकर उत्तरी पूर्वी दिशा में बरहेट के पास मुलार नदी से मिलती है। यह संयुक्त धारा जिले के सीमा के बाहर गंगा नदी में सम्मिलित होती है। वनों के बेरोकटोक कटाई के कारण काफी घने जंगलों के लिए मशहूर इस इलाके में अभी काफी कम जंगल बचे हैं। वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी के तहत वनों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस जिले में साल का पेड़ मुख्यतः रूप से पाया जाता है। साहेबगंज जिला में सबसे ज़्यादा किस पेड़ को पाया जाता है? साल का पेड़ पाया जाता है। कुछ सागवान, कुछ जगह में कौन सा पेड़? फिर सागवान वृक्ष भी पाए जाते हैं, लेकिन वे अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। कुछ अन्य वृक्ष जैसे कटहल, बांस, मुर्गा, सिमल, आसन और सतमल, है ना, सतमल भी पाए जाते हैं। साल और सिमल के लकड़ी के लट्ठे और कटहल को भारी मात्रा में जिला के बाहर व झारखंड के बाहर प्रदान किया जाता है।
अब इस जिले में पशुओं की उन्नत नस्ल दिखाई नहीं पड़ता है, उन्नत नस्ल नहीं दिखाई पड़ता है। समझ गए बात को? हाँ। जिले जिले के मवेशी ज़्यादातर कमज़ोर और कम ऊंचाई वाले होते हैं। इस वजह से मवेशियों की संख्या अधिक, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, अधिक होते हुए भी दूध की उपलब्धता काफ़ी कम है। पशुओं की उन्नत नस्ल के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम प्रजनन केंद्र एवं उपकेंद्र की स्थापना की गई है। गंगा नदी के कारण जिले में मत्स्य पालन की काफ़ी अधिक संभावना है। मुख्यतः रेहू, कतला, हिल्सा, टेंगरा मछली खाए हो ना? हाँ, रेहू, कतला, हिल्सा, टेंगरा यहाँ की नदियों में पाई जाती है। अब यहाँ की नदियों में कौन सी मछली पाई जाती है? रेहू, कतला, हिल्सा, टेंगरा पाई जाती है ना। डॉल्फिन मछली भी अक्सर देखी जाती है। डॉल्फिन मछली देखे हो? हाँ। राजमहल पहाड़ी में अपने खनिज संपदा के लिए मशहूर है। सड़क बनने के और भवन निर्माण के कार्य में लगने वाले मेटल स्टोन इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के भी भंडार राजमहल अनुमंडल एवं मंगलहाट के निकट पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी के रूप में मशहूर बेंगटोनाइट है ना, बेंगटोनाइट थोड़ा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, बेंगटोनाइट के भी भंडार इस जिले में है। बेंगटोनाइट बेंगटोनाइट के भी भंडार इस जिले में है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण बुनियादी सुविधाओं का साथ न होना है। क्रेशर और खनन उद्योग के अतिरिक्त इस जिले में अन्य उद्योग विकसित नहीं हुआ है। आदिवासियों द्वारा निजी व्यवहार के लिए और बिक्री के लिए हस्तकराघा उद्योग चलाई जाती है। साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने, रस्सी बनाने, बीड़ी उद्योग, लोहा तथा लकड़ी के खिलौने बनाने आदि इस जिले की प्रमुख औद्योगिक गतिविधियां हैं। साहेबगंज शहर ही जिला का मुख्य व्यापार केंद्र है। खाद्यान्नों के व्यापार यहाँ प्रमुख रूप से होता है। खाद्यान्न के साथ कालोनिक मेटल स्टोन और रस्सी बनाने के धागा भी यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। तिलहन, सरसों, तंबाकू आदि वस्तुएं मुख्य तौर पर आयात होता है। यातायात में सड़कों का जाल बिछा हुआ है तथा सभी मुख्य स्थलों को सड़कों से जोड़ा गया है। फरक्का से भागलपुर मार्ग को राष्ट्रीय उच्च पथ के रूप में उत्क्रमित कर उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्व रेलवे के भागलपुर से मालदा लूप लाइन पर पड़ने से साहेबगंज में रेल सेवाओं का ज़्यादा अधिक विस्तार नहीं हो सका है। फिर भी यहाँ से पटना, हावड़ा, नई दिल्ली तक गुवाहाटी में भी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। गुवाहाटी जाने के लिए सीधे ट्रेन सेवा उपलब्ध है। गंगा नदी के जल मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। साहेबगंज से कटिहार जिले बिहार में पड़ता है ना। कटिहार कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मनिहारी घाट तथा राजमहल से मालदा जिले के पश्चिम बंगाल के मानिकचक घाट तक नियमित रूप से फेरीबोट के द्वारा वाहन तथा लोगों को दूसरे छोर पहुंचाया जाता है। इस जिले में बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी के कहलगांव स्थित ताप विद्युत केंद्र से होता है। जिले के सभी मुख्य स्थानों पर बिजली की उपलब्ध है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखे, क्या जाने हम लोग? साहेबगंज की इतिहास, है ना। फिर अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे फिर कुछ अच्छे नया टॉपिक के बारे में, है ना। ठीक।